चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज चैप्टर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। तो उसके अंदर हम क्या प्रिंसिपल्स यूज करते हैं, क्या प्रोसेस उसके लिए यूज करते हैं, तो इस सब के बारे में हम इसके अंदर पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। बायोटेक्नोलॉजी इज द टेक्निक ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस यूजफुल टू ह्यूमंस। यानी हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करके प्रोडक्ट प्रोड्यूस करवाते हैं, एंड वो किसके लिए यूजफुल होगा, ज़्यादातर ह्यूमन बीइंग के लिए यूजफुल होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। तो ये टेक्निक्स होती हैं जिसको हम यूज़ करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करवाने के लिए, एंड दैट प्रोसेस इज यूजफुल टू ह्यूमंस। इसके लिए जैसे कि अगर हम एग्जांपल्स देखें तो टेस्ट ट्यूब बेबी होता है, उसको भी हम ह्यूमन बीइंग के लिए यूज़ करते हैं। मैक्सिमम सिंथेसिस ऑफ ए जीन एंड यूजिंग इट, या फिर किसी जीन का सिंथेसाइज करना और उसको यूज करना प्रॉपर ह्यूमन बीइंग के लिए। ओके, तो नेक्स्ट इज डेवलपिंग ए वैक्सीन, वैक्सीन का डेवलपमेंट करना, करेक्टिंग ए डिफेक्टिव जीन, या फिर किसी भी डिफेक्टिव जीन को करेक्ट करना। तो ये सब क्या है, कुछ एग्जांपल्स है किसके, बायोटेक्नोलॉजी के। तो ये ऐसी टेक्निक्स यूज की जाती है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, ह्यूमन बीइंग के लिए प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करवाते हैं बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब आता है बिल्कुल एनसीईआरटी से कहीं भी अलग नहीं होगा, सेम टू सेम एनसीईआरटी की लाइंस है। आप चाहें तो मैच करके देख सकते हैं, ये नोट्स मैंने बनाए हैं जो, और आप इससे पढ़ेंगे तो हेल्प मिलेगी, और एनसीईआरटी को आप साथ में रख सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी बच्चों। तो नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू ईएफबी, ईएफबी स्टैंड्स फॉर यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसके अंदर ये क्या कहते हैं, इट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स। ये क्या है, इंटीग्रेशन है किसके, नेचुरल साइंस का, ऑर्गेनिजम्स का, सेल्स का, या फिर इसके पार्ट्स का, एंड नेचुरल एनालॉगस फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। और ये क्या करते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाते हैं या नेचुरल सर्विसेज देते हैं। तो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, दो तरह के प्रिंसिपल्स हम यूज करते हैं इसके अंदर। फर्स्ट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड सेकंड इज बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। एंड फर्स्ट अगर हम पढ़े जेनेटिक इंजीनियरिंग, अगर हम देखें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग इज टेक्निक टू एल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल। वो टेक्निक यूज करना जिससे कि जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री को, यानी कि डीएनए और आरएनए की केमिस्ट्री को हम क्या कर सकते हैं, एल्टर कर सकते हैं। टू इंट्रोड्यूस दीज इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म, ताकि उसको हम होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस करवा सके, एंड दस चेंज द फिनोटाइप ऑफ द होस्ट सेल। और उससे क्या हो जाएगा, उसका फिनोटाइप चेंज हो सकता है होस्ट सेल का। सो सेकेंड टर्म इज अवर bioprocess engineering. Second term is our bioprocess engineering. Maintenance of sterile conditions to enable growth of only desired microbes, eukaryotes in large quantities like antibiotics, vaccines, enzymes. यानी कि ऐसी स्ट्राइल कंडीशंस देना। अगर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या हम साफ सुंदर रखेंगे, ताकि उससे क्या है, हम सिर्फ वो ही ग्रो करवा सके जो हमें चाहिए। जो अदर माइक्रोब्स हैं, जो अदर यूकैरियोट्स हैं, उनको हम प्रोड्यूस ना करवाएं। अगर हम वैक्सीन को प्रोड्यूस करवा रहे हैं, हम सोचे हम कोरोना की वैक्सीन अगर बना रहे हैं, हम मान लेते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ यही कंडीशंस देंगे कि वहाँ पे सिर्फ वैक्सीन ही ग्रो कर पाए, जो अदर माइक्रोब्स है, जो अदर बायो फर्टिलाइजर्स है, वो वहाँ पे ग्रो ना कर पाए। अब हमारा फर्स्ट स्टेप आता है हाउ टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए इनटू होस्ट। हम फॉरेन डीएनए को होस्ट के अंदर किसकी हेल्प से या कैसे उसको उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। एन एलियन पीस ऑफ डीएनए हैज टू लिंक विद ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें उसको क्या करना है, ORI साइट हम पीछे भी पढ़ते आए हैं, जेनेटिक्स के अंदर भी हमने पढ़ी है। तो हमें क्या करना है, एलियन पीस को ओरिजिन OR साइट जो होती है हमारी, वहाँ पे लिंक करवाना है इन ऑर्डर टू रेप्लिकेट, ताकि वो बहुत ज़्यादा रेप्लिकेशन करवा सके और अपने आप को मल्टीप्लाई करवा सके होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर। इसीलिए हम क्या उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल रहे हैं। सेकेंड इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या होता है, इट इज ए स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस इन ए क्रोमोसोम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन। ये एक स्पेसिफिक साइट होती है डीएनए के अंदर। अगर हम देखें जैसे कि ये हमारा एक डीएनए, तो यहाँ से यहाँ तक ये कोई ऐसी स्पेसिफिक साइट है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इसको बोल सकते हैं। इट इज स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस इन क्रोमोसोम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन, जिसकी हेल्प से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। क्लोनिंग क्या होता है, मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ एनी डीएनए टेम्पलेट। हम क्या करते हैं, कोई भी डीएनए टेम्पलेट अगर लेते हैं, मान लेते हैं हम अभी जैसे हमने देखा ये OR साइट,
ये हमने कहा कि हमें इतना सारा डीएनए का एक फ्रेगमेंट लेना है और इसकी हमें बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर हम कह सकते हैं ज़रूरत हो, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इसी फ्रेगमेंट को बाहर निकाल के क्या करवाएंगे, इसकी क्लोनिंग करवाएंगे। और क्लोनिंग करवाने से क्या होगा, इसकी लार्ज स्केल पर हम क्या कर सकते हैं, कॉपीज प्रोड्यूस करवा सकते हैं। वैसी ही कंडीशंस देके विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक प्रोसेस। अब आता फर्स्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ आरडीएनए। आरडीएनए इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर 1972 में इन्होंने क्या किया था, इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय जॉइनिंग, इन्होंने एक एंटीबायोटिक बनाया था जिसकी हेल्प से रेजिस्टेंस जीन विद नेटिव प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला टाइफीमोरियम। इन्होंने सबसे पहले क्या बनाया था, साल्मोनेला टाइफीमोरियम, स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने। उसके बाद प्लाज्मिड हमारा आता है, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ये क्या है, अपने आप ही रेप्लिकेट करता रहता है, सर्कुलर डीएनए होता है और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। स्टेप्स कौन कौन से आते हैं, फर्स्ट इज आइसोलेशन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन बाय कटिंग आउट ए पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम द प्लाज्मिड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को, वहां से एक पीस कट करके ऑफ डीएनए फ्रॉम द प्लाज्मिड, प्लाज्मिड से डीएनए के पीस को कट करेंगे जो हमें चाहिए। हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये डीएनए और हमें इतना ही पीस चाहिए, तो इसको हम क्या करेंगे, कट आउट करके वहां लेकर आएंगे। कटिंग ऑफ डीएनए विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर्स भी बोल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम क्या करते हैं, डीएनए के पीस को कट करवाते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी को क्या बोलते हैं, अब हमने कहा था कि हमें ये डीएनए कट करके बाहर लेके आना, अब इसको कट किससे करवाएंगे, आरई, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और मॉलिक्यूलर सीजर्स भी बोल सकते हैं। तो इसकी हेल्प से हम इसको कट करवा के बाहर लेके आएंगे। अब कट किया है, इट कट डीएनए एट ए स्पेसिफिक लोकेशन, एक स्पेसिफिक लोकेशन से कट करेगा। कट पीस ऑफ डीएनए वाज देन लिंक टू प्लाज्मिड डीएनए। अब हमारे पास हमारा एक प्लाज्मिड डीएनए अभी हमने पढ़ा था ऑटोनोमसली सर्कुलर होता है और अपने आप को बार बार रेप्लिकेट करवाता है। अब हमें क्या करना है कि इसके अंदर यहाँ पे इसको जोड़ना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ जोड़ना। अब इसको लिंक करेंगे प्लाज्मिड डीएनए से और वो जोड़ेगा कौन, दैट इज डीएनए लाइगेज। जोड़ने का काम कौन कर रहा है, डीएनए लाइगेज। प्लाज्मिड डीएनए एक्ट एज वेक्टर्स टू ट्रांसफर द पीस ऑफ डीएनए अटैच टू इट। प्लाज्मिड डीएनए क्या है, वेक्टर का काम कर रहा है, ताकि वो, यानी कि ये हमने जो बना लिया हमारा प्लाज्मिड डीएनए, इसको हम क्या बोल सकते हैं, वेक्टर बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या करेगा, ट्रांसफर करने का काम करेगा। व्हेन दिस डीएनए ट्रांसफर्ड इनटू ई कोलाई, अब हम इसी डीएनए को क्या करेंगे, ई कोलाई के अंदर ट्रांसफर करवाएंगे। Okay, DNA attached to it. When this DNA transferred into E. coli, it could replicate using the new host DNA polymerase enzyme and more multiple copies. अब ये क्या करेगा, यहाँ पे जाने के बाद अपने आप को क्या करवाएगा, रेप्लिकेट करवाएगा और बहुत सारी कॉपीज इसकी प्रोड्यूस करवा देगा। ठीक है, उससे पहले अब एक बार ये हम कुछ जो टर्म्स देख लेते हैं जिसके लिए हम यूज करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज नॉन रिकम्बिनेंट डीएनए कैसा होता है, जिसके अंदर हमने कोई भी डीएनए जोड़ ना रखा हो, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इस तरह का हमारा जो डीएनए होगा वो क्या होगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, अब नॉन रिकॉम्बिनेंट है तो रिकॉम्बिनेंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमारा इस तरह का होगा जिसके अंदर हमने फॉरेन डीएनए को लाइगेट करवा रखा होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ओके, अब ट्रांसफर्ड और नॉन रिकॉम्बिनेंट, हमारे पास तीन तरह की कंडीशंस होंगे ई कोलाई के अंदर, दीज आर, एंड ये क्या है हमारा नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। हमने ट्रांसफर तो कर दिया इसको, यहाँ से इसकी ट्रांसफॉर्मेशन तो करवा दिया, यानी ई कोलाई के अंदर तो भेज दिया। अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, ट्रांसफॉर्म्ड हो गया, ट्रांसफॉर्म्ड नॉन रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, इसके अंदर हमारा कुछ भी नहीं है तो इसको हम नॉन ट्रांसफॉर्म्ड एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट दोनों बोलेंगे, जैसे कि ये वाली कंडीशंस हमारी है। ठीक है, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट। थर्ड हमारा क्या है, ट्रांसफॉर्म्ड एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा, जिसके अंदर हमने क्या है, फॉरेन डीएनए को लाइगेट करवा रखा है, इसलिए इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म्ड एंड रिकॉम्बिनेंट बोलेंगे। अब हम एक बार बुक के अंदर देख लेते हैं।
बुक के अंदर हमारा इसके रिलेटेड कोई भी डायग्राम नहीं दे रखा, टूल्स वाले में हमारे जो है डायग्राम दिया हुआ है, तो हम उसको एक बार टूल्स करके उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके डायग्राम्स को करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टूल्स देख लेते हैं। टूल्स फॉर डीएनए टेक्नोलॉजी, फर्स्ट इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़ेंगे, पॉलीमरेज एंजाइम्स होते हैं, लाइगेज, वेक्टर्स एंड होस्ट, ये हमारे टूल्स है जिसको हम यूज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा RE दैट इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसको किसने डिस्कवर किया था, कैसे डिस्कवर किया था? In 1963 two enzymes responsible for restriction growth of bacteriophage, ये क्या करते हैं, बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर देते, आगे नहीं जाने देते। ई कोलाई के अंदर उनको आइसोलेट किया। वन एड मिथाइल ग्रुप टू डीएनए, पहला जो है इन्होंने आइसोलेट किया था, ये तो क्या करता है, मिथाइल ग्रुप ऐड करता है डीएनए के अंदर। एंड सेकेंड क्या करता है, डीएनए को कट करने का काम करता है, दैट इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो हमें पता चल गया कहाँ से आए हमारे पास, 1963 में दो एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल थे जो कि बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को चेक कर देते थे, रेस्ट्रिक्ट कर देते थे ई कोलाई के अंदर। वहां से हमें दो चीजें मिली, दो तरह के एंजाइम्स मिले, एक जो मिथाइल ग्रुप ऐड करता है डीएनए के अंदर एंड दूसरा जो कट करता है डीएनए को, दैट इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब हमारा पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो डिस्कवर हुआ था हिंड सेकंड। हमारा फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर जो हुआ था दैट इज हिंड सेकंड। ये क्या करता है, डीएनए को कट करता है एक पर्टिकुलर पॉइंट से बाय रिकॉग्नाइजिंग ए स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर। वहां पे हमारे 6 बेस पेयर की, यानी कि जैसे ये हमारा एक डीएनए है और यहाँ पे क्या है 6 बेस पेयर की एक ऐसी सीक्वेंस प्रेजेंट होती है जिसको ये रिकॉग्नाइज करेगा, अच्छे से रिकॉग्नाइज करेगा एंड उसी को हम क्या कह देते हैं, हम क्या बोल देते हैं, रिकॉग्निशन सीक्वेंस। टुडे आज हमारे पास 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं आर नोन विच आर आइसोलेट फ्रॉम ओवर 230 स्ट्रेन्स, जिसको हम कहाँ से आइसोलेट करते हैं, 230 स्ट्रेन्स से आइसोलेट करते हैं। ओके अब सेकंड जो हमारा नेमिंग कैसे करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की, फर्स्ट लेटर जो हमारा होता है जीनस होता है, सेकंड लेटर जो हमारी होती है स्पीसीज होती है, इसी तरह से नेमिंग करते हैं। तो फ्रॉम विच दे आर आइसोलेट, जैसे कि ई को आर फर्स्ट, हमारे पास एक ये नेमिंग है ई कोलाई R1, ठीक है। ये कहाँ से आया, एस्चुरेशिया से निकाला हमने, एस्चुरेशिया से निकाला इसको। ई स्टैंड्स फॉर जीनस जो कि एस्चुरेशिया होता है, कोस इज स्पीसीज दैट इज कोलाई, आर इज स्ट्रेन RY13 एंड फर्स्ट इज ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, हमारा ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन होता है। ओके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग्स टू क्लास न्यूक्लियस, क्लास से ये क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमारे किससे बिलोंग करते हैं, न्यूक्लियस क्लास से बिलोंग करते हैं। न्यूक्लियस हमारे दो तरह के होते हैं, दैट इज एंडोन्यूक्लियस एंड एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस होते हैं। एक्सोन्यूक्लियस क्या करते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करवाते हैं डीएनए से, एंड एंडोन्यूक्लियस क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक पोजीशन से कट करते हैं। तो हमने अब तक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में जो पढ़ा हमारा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिस्कवर 1963 में किए गए थे, बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, ये हमने पढ़ा। इसके अंदर हमारे दो आइसोलेट हुए थे ई कोलाई से। फर्स्ट जो हमारे डीएनए के अंदर मिथाइल ग्रुप को ऐड करवाता है, सेकंड हमारे डीएनए को कट करने का काम करता है किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन से, दैट इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। अब हमारा सबसे पहले जो डिस्कवर हुआ वो कौन सा है, दैट इज फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज हिंड सेकंड। ओके इसके बारे में हमने पढ़ा। अब हिंड सेकंड क्या है, एक पर्टिकुलर 6 बेस पेयर की सीक्वेंस होती है जिसको ये रिकॉग्नाइज करता है, जिसको हम बोलते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस, वहां से कट करने का काम करता है। आज के दिन हमारे पास 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिसको हम आइसोलेट कर चुके हैं 230 स्ट्रेन्स से बैक्टीरिया की। ओके अब इनकी अगर नेमिंग करते हैं तो फर्स्ट जो हमारा होता है जीनस होता है, स्पीसीज होता है, जैसे ई कोलाई R1 का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो ई कोलाई R1 के अंदर ई जो हमारा है एस्चुरेशिया है जो कि जीनस का काम करता है, कोलाई हमारी एक स्पीसीज है, आर जो हमारी एक स्ट्रेन है जिससे हमने उसको आइसोलेट किया है, एंड आई जो है वो फर्स्ट जो है वो ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन है। अब ये कहता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या है, न्यूक्लियस क्लास से बिलोंग करते हैं, और न्यूक्लियस क्लास दो तरह की होती है, फर्स्ट इज एक्सोन्यूक्लियस, हमने पढ़ा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, क्योंकि एक्सोन्यूक्लियस क्या करते हैं, डीएनए से सिर्फ न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करने का काम करते हैं, एंड एंडोन्यूक्लियस एक स्पेसिफिक पोजीशन से क्या है डीएनए की कट करने का काम करते हैं। ओके
नेक्स्ट जो आता है, वंस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फाइंड्स इट्स रिकॉग्निशन सीक्वेंस, जैसे इसको अपने रिकॉग्निशन सीक्वेंस पता चल जाती है, ये वहां पे बाइंड करता है डीएनए पे एंड कट द स्ट्रैंड्स एट स्पेसिफिक पॉइंट इन देयर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, वहां से कट करने का काम करता है। किसको कट करेगा? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को कट करने का काम करेगा। जैसे अगर हम इसके अंदर देखें तो जैसे ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस इसने दे रखी है वेक्टर डीएनए की एंड फॉरेन डीएनए की, फॉरेन डीएनए जो हमें करवाना है, तो इस तरह से कट करेगा। इसके अंदर से भी वही सीक्वेंस, और ताकि ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाए तो यहां से भी इसी तरह से कट करेगा। तो इस तरह से इट रिकॉग्नाइज एक स्पेसिफिक पैलिंड्रोम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है, उसको रिकॉग्नाइज करता है। इट इज द सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर्स दैट रीड सम ऑन टू। ये कैसी होती है? इसको हम उल्टा और सुल्टा किसी तरह से भी पढ़े तो ये आएगी कैसे? बिल्कुल सेम जैसे हम मलयालम को पढ़ते हैं। अगर हम मलयालम को पढ़ते आगे से भी मलयालम पढ़ा जाएगा और पीछे से भी मलयालम, तो इसी तरह से हमारी ये वाली अगर 5 डैश से यहाँ से पढ़ते हैं GATTC, अगर दूसरी तरफ भी हम 5 डैश से पढ़ते हैं तो कैसी आएगी? GAATTC। ठीक है, तो इस तरह की एक 6 बेस पेयर की पैलिंड्रोम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है जिसको ये रिकॉग्नाइज करता है और वहां से कट करता है, उसके फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को कट करने का काम करता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट द डीएनए स्ट्रैंड ए लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिकॉग्निशन सीक्वेंस, सेंटर ऑफ रिकॉग्निशन सीक्वेंस से थोड़ी सी दूर कट लगाता है, बट बिटवीन द सेम 2 बेसिस ऑन ऑपोजिट स्ट्रैंड, लेकिन दोनों स्ट्रैंड के ऑपोजिट में जो सेम बेस पेयर होता है उसी के ऊपर कट करता है। दिस लीव्स ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेज, ये क्या कर देता है? स्टिकी एंड्स छोड़ देता है ताकि वो दोबारा से चिपक सके, जिसको हम क्या बोलते हैं? दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद देयर कॉम्प्लीमेंट्री, और काउंटर पार्ट के साथ क्या करता है? अपने बॉन्ड बनाने में हेल्प करते हैं उसके। दिस स्टिकीनेस ऑफ द एंड फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ एंजाइम डीएनए, जिसकी वजह से क्या है? वहां पे एंजाइम डीएनए लाइगेज काम कर सकता है और उन्हीं डीएनए फ्रेगमेंट्स को जोड़ने का काम करता है। जैसे हमारे वेक्टर डीएनए से GATTC इसने कट कर लिया, इधर से भी GATTC इसने कट कर लिया। तो अब ये कट करने के बाद स्टिकी एंड्स छोड़ देता है, नीचे वाला भगा दिया, ऊपर वाला भगा दिया। अब ये इसके साथ क्या कर देगा? बॉन्डिंग बना देगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और यहाँ पे कौन काम कर रहा है? डीएनए लाइगेज काम कर रहा है। डीएनए लाइगेज इनको दोबारा से जोड़ने का काम करवाएगा। तो ये हमारा कैसा डीएनए हमें मिल गया? दैट इज फॉरेन डीएनए। इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बहुत लंबी हो जाएगी एक वीडियो। यहाँ तक का अगर आप बच्चों को समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको दोबारा समझाने का प्रयास करूँगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।